जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो जो डिस्कशन का है वो आपको पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं वो सारे डिस्कशन किए जाएंगे टू द पॉइंट, बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए जाएंगे। आपको कोशिश ये करनी है एटलीस्ट ऑडियो ईयरफोन लगा के ऑडियो जरूर सुन लेना है इन वीडियोस का, कोशिश ये होनी चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन जो किया जा रहा है उसके आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में सीधे सीधे आने के चांसेस हैं और सबसे बड़े आपके आखिरी समय में रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप खास तौर पे यूपीएससी हिंदी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और प्री क्रैश कोर्स या इनमें से कोई एक ज्वाइन किए हैं तब तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री का काम करेगा और आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियोस देखिए और पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर यूपीएससी हिंदी के द्वारा यूपीएससी पेपर की चलाई गई टेस्ट सीरीज के थर्ड पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट में हम ये जो थर्ड पार्ट है इसमें 51 से लेके 75 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है लोकपाल से रिलेटेड। देखिए, लोकपाल आप जानते हैं, लोकपाल और लोकायुक्त जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, इसको लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 है, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया है। ये क्या काम करते हैं कि जितने भी करप्शन से रिलेटेड कोई यदि चार्ज है किसी भी सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी पे या फिर स्टेट लेवल जो हायर लेवल की अथॉरिटी हो गई, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो गया, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, चाहे वो ग्रुप ए बी सी डी के हों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो वो लोकपाल के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। और यदि लोकायुक्त देखा जाए तो यही सब स्टेट लेवल पे जो जो ज्यूरिसडिक्शन है वो आती है लोकायुक्त के अंतर्गत। ठीक है, और इनको कहाँ से अथॉरिटी मिलती है? ये जो 2013 का एक्ट है उसके थ्रू। तो ये एक सिलेक्शन कमिटी इसमें बनाई जाती है, जो कि मेंबर जिनको लोकपाल के लिए बनाया जा रहा है, जो कि चेयरपर्सन होंगे, और बाकी जो अदर मेंबर जो होंगे लोकपाल के, तो कौन कौन उसमें रहेंगे, तो इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है, सिलेक्शन कमेटी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये सिलेक्शन कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो कौन कौन है ये हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला सबसे पहले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद नहीं इसमें सिलेक्शन कमेटी में भाग लेना चाहते हैं तो उनकी जगह पे वो किसी भी जज को नॉमिनेट कर सकते हैं, तो वो उनकी जगह पे इस कमेटी का मेंबर रहेगा। ठीक है, फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, फिर उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा के हैं। ठीक है, वो ये सब लोग इसके मेंबर होते हैं, और साथ ही साथ एक नामी ज्यूरिस्ट होने चाहिए, कोई ऐसे जज होने चाहिए एमिनेंट ज्यूरिस्ट, वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी सिलेक्शन कमेटी की। तो ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है, पहला बोल रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। फिर लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये भी मैंने आपको बताया। फिर राज्यसभा के सभापति। देखिए, इसमें जो ये जो सिलेक्शन कमेटी होती है इसमें राज्यसभा के कोई भी लोग नहीं होते हैं, मेनली लोकसभा के होते हैं। तो ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा बी 1 और 2। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लोक निधि के से रिलेटेड है। देखिए, कैग से रिलेटेड है। तो ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकाल का महत्व क्या है? ठीक है, ये जो कैग का ऑफिस है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं जो कि हमें देखने हैं। पहला बोल रहा है कि कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है। तो ये कह रहा है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है तो उस वक्त जो ये हमारा एक तरह से एक्सचेकर का काम करते हैं, जो हमारा फंड है, जो कैग है उसको। तो देखिए, ये तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, कोई भी इमरजेंसी हो, कैग का जो काम है
ठीक है, उसका काम है जो लेखा जोखा बनाना, ये जो जितनी भी अकाउंट कमिटी है उन सब का ध्यान देना, उन सब का मतलब आप जान रहे हैं ऑडिटर का मतलब क्या होता है, महालेखा का काम करना। तो इनका यही काम होता है, ये चाहे कोई भी इमरजेंसी कुछ भी हो ये वही काम करते हैं, इनका काम नहीं बदलता है कुछ भी इन चीजों से। तो पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो हम अगर अपना ऑप्शन देखें तो हमारा ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे। अब बचा 2 और 3 में से हमें देखना है। तो दूसरा बोल रहा है कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। देखिए, ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इनका काम होता है कैग का कि ये जो कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोग्राम चल रहा है अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, उनसे रिलेटेड जो पब्लिक अकाउंट कमिटी है तो उसका एग्जीक्यूशन करना, उसको चेक करना, उनकी जो रिपोर्ट है, तो ये सब काम होते हैं कैग के, तो ये करता है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर तीसरा बोल रहा है कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसी उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। तो देखिए, ये तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है, कैग जो है उसके पास खुद कोई अधिकार नहीं है। नॉर्मली इनका काम होता है, इनका काम है रिपोर्ट बनाना, जितनी भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं उनका जैसे बजट है, कोई भी चीजें हैं तो उसमें जो फाइनेंसेस है उन सबके जो खर्चे हैं वो सब देखना, उसको चेक करना, एक तरह से एक अपनी रिपोर्ट देना कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं, और कम मतलब ये सारे काम होते हैं। लेकिन इनका ये काम नहीं है कि अगर कोई किसी के खिलाफ कोई चार्जेस लगाना, मान लीजिए ये आ गया कि किसी मिनिस्ट्री ने घोटाला कर दिया, किसी उसमें ऐसा घोटाला हो गया है, इतना पैसे का इधर उधर, तो ये सब चीजें इनके हाथ में, ये जाके जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है अलग अलग उनको इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ पे ये दिक्कत आई है, आप जाके प्रेस करो, ये जो चार्जेस हैं उसके उस मिनिस्ट्री या उसी किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ लगाने, ये उनको जो है संकेत देंगी, इन खुद नहीं करती हैं काम। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये जो एजेंसीज हैं, जांचकर्ता वाली एजेंसी हैं, उनको जानकारी देती हैं। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों को अभियोग लगा सकता है। तो ये मैंने अभी भी आपको बताया, ऐसी पावर नहीं है कैग के पास। तो चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो चौथा स्टेटमेंट हमारा जैसे ही गलत हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या बचा, 2 और 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड है। तो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, हमें इसे बताने हैं इसमें कौन से सही है और कौन से सही नहीं है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट इसमें बोल रहा है कि ये जो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा इसे संवैधानिक का दर्जा दिया गया है। देखिए, पहले तो ये 103 गलत है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 102 अमेंडमेंट था ये जो 2018 में आया था, जिसने एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया था। ठीक है, और नए आर्टिकल बनाए थे जो कि 338B था और 342A था, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। ठीक है, तो ये बात किसकी हुई, एनसीबीसी की। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और हम इसमें देखेंगे जैसे ही हमारा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग होता है हमको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप एक बार ये आंसर देख लेते हैं, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के प्रदान किए गए उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं निगरानी करता है। बिल्कुल सही। फिर बोल रहा है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए किए जाते हैं। तो ये देखिए, इसके जो अध्यक्ष हैं और इनके जो सारे मेंबर होते हैं, इनका ये 5 वर्ष का जो कार्यकाल दिया हुआ है ये गलत है। ये बल्कि सिर्फ 3 साल के लिए इन लोगों की अवधि जो है इनको बनाया गया है, इनका जो टेन्योर होता है 3 साल होता है, ना कि 5 साल। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2B। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी जो है
ये किस आर्टिकल में आता है? ये आता है हमारे आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल जो है, ये इसके बारे में कुछ मैं आपको डिटेल बताती हूँ कि जैसे आप जानते हैं अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करते हैं और ये आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये जो भी अटॉर्नी जनरल जो बनेगा तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा उसके बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है सेम क्वालिफिकेशन हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी होगी। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल जो है इनके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। ठीक है, तो वो कुछ अधिकार क्या है कि पहला तो ये कि किसी भी इंडिया का कोई भी कोर्ट होगा, इंडिया की टेरिटरी में कोई भी कोर्ट है, तो वहां पे इनके पास राइट टू बी हर्ड, वहां पे जाके इनको उस क्या कहते हैं, किसी भी कोर्ट में अधिकार है इनको वहां बोलने का, वहां पे पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा जो पार्लियामेंट है उस पे अगर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, कोई भी जो है मीटिंग चल रही है, तो वहां पे ये जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे बोल सकते हैं, वहां पे अपना जो है मत रख सकते हैं। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी है, वहां पे वोट नहीं कर सकते हैं। वोट का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के उनके पास होता है। ठीक है, और आप जानते हैं अटॉर्नी जनरल जो है ये मेंबर नहीं है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन इनके पास इतना अधिकार नहीं है कि ये वोट कर सके। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो जनप्रतिनिधि जिनको हम लोगों ने सेलेक्ट किया है वहां पे वही लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हुई हमारे महान्यायवादी से रिलेटेड। तो अब हम स्टेटमेंट देखेंगे, जो कि पहला स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है महान्यायवादी। फिर दूसरा, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। फिर लोकसभा में बोल सकता है, हमने तीनों बातें डिस्कस की हैं, ऐसा कर सकता है ये। फिर तीसरा, लोकसभा में मतदान कर सकता है। तो देखिए ऐसा नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कर सकते हैं, ना कि अटॉर्नी जनरल। तो चौथा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा सी, 1, 2 एंड 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि G7 से रिलेटेड है। तो G7 ग्रुप ऑफ 7 मेंबर स्टेट है। तो ये G7 जो है ये कुछ डेमोक्रेसीज हैं, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज, उनका एक संघ है। तो अब इसमें कौन कौन आता है इसका हम लोग को अब रटना बहुत जरूरी है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएसए और फिर कनाडा। देखिए इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, मेरे को आई थिंक ये था, ये जूस। फिर उसके बाद इसमें कौन बचा, जे से जापान हो गया, यू से आप यूके ले लीजिए, आई से हो गया इटली, सी से हो गया कनाडा, इसमें ई नहीं है, जे यू आई सी रखिए। फिर बाद में बचा जी एफ, या एफ जी आप जो भी कर सकते हैं, और यूएस से आप इसको अलग से ले लीजिएगा। तो जूस का ई छोड़ के जे यू आई सी, बहुत ही बेकार निमोनिक है बट आपको थोड़ा बहुत याद रह जाएगा आई एम श्योर। तो ये हो गए G7 कंट्रीज। ठीक है, जापान, यूके, इटली, कनाडा, फिर जी से हो गया जर्मनी, एफ से हो गया फ्रांस, फिर यूएस से। चलिए माफ करिएगा अगर आपको बहुत ही खराब लगा होगा ये निमोनिक, तो इट्स ओके। तो चलिए अपने ये G7 के जो मेंबर हो गए हमें पता चल गया। फिर साथ ही साथ G7 की जो स्थापना हुई थी, इसका पहला स्टेटमेंट बोला है वो 1973 में हुई थी, जब तेल संकट चल रहा था, ऑयल क्राइसिस थे उसके बैकग्राउंड में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1973 का गल्फ कंट्रीज में वॉर चल रहा था, तो उस वक्त जैसे क्रूड ऑयल का जो क्राइसिस था हो गया था, बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वॉर में लगी हुई हैं, जब इसराइल के टाइम पे के साथ हो रहा था। तो अब पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी जो इकोनॉमिस्ट थी वो चरमरा गई थी। तो अब उस वक्त ये एक संगठन बनाया गया जो कि ध्यान रखेगा कि अलग से अगर नेक्स्ट फ्यूचर में कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं तो उनसे कैसे निपटारा करना है। तो G7 का स्थापना हुई थी। G7 पहले जब स्थापित हुआ था तो इसमें एक्चुअली G8 था। ठीक है, G8 में रशिया भी इसमें इंक्लूडेड था, लेकिन रशिया को हटा दिया गया था इससे। ठीक है,
2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को हड़प लिया था यूक्रेन से, आप जान रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर बहुत ही फेमस इस वक्त चल रहा है। उस टाइम पे ऐसा भी हुआ था कि ये जो क्रीमिया एक आइलैंड है, छोटा सा मतलब कोस्टल रीजन था इसका यूक्रेन का, तो इसको हड़प लिया था रशिया ने। तो उसके बाद G8 से रशिया को निकाल दिया गया था और बस सिर्फ 7 कंट्रीज बची जिनका नाम G7 रखा गया था। ठीक है, तो ये हो गया, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर दूसरा बोल रहा है G7 विशुद्ध रूप से एक आर्थिक संगठन है। देखिए, आर्थिक संगठन इसको नहीं कह सकते हैं विशुद्ध रूप से। देखिए, आर्थिक इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, ठीक है, और एनर्जी से रिलेटेड चीजें, एनर्जी पॉलिसी क्या होगी, और मेनली इनका ये मकसद है कि जो कॉमन इंटरेस्ट है इन देशों के आपस में, उस पर बातें की जा सके। सिर्फ और सिर्फ आर्थिक संगठन ही नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। और जैसे हमारा 2 रॉन्ग हो जाएगा तो हमारे पास आंसर बचेगा C 1 और 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, CVC से रिलेटेड है। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, तो उनको हमें देखना है। तो सबसे पहला बोल रहा है, इसे भ्रष्टाचार निरोध पर संथा नाम समिति की सिफारिश से स्थापित किया गया था। तो देखिए, ये बिल्कुल सही है। 1964 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको CVC एजेंसी को स्थापित किया था। और मेनली ये संथा नाम कमेटी जो थी, ये किस लिए बनाई गई थी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, कि करप्शन की रोकथाम के लिए एक ये जो कमेटी थी इसको बनाया गया था। तो इन्होंने सजेस्ट किया था एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होना चाहिए, जो कि अलग अलग जो करप्शन से रिलेटेड जो चीजें आती रहती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, उन पे ध्यान दे और उसके लिए अलग से ये बॉडी हो, अलग इनका और कोई काम ना दिया जाए, मेनली इसी से पे बेस्ड हो। तो ये संथा नाम कमेटी का जो है सजेशन था, तो इसको माना गया था और CVC तब इसका संगठन किया गया था। और फिर दूसरा बोल रहा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही संवैधानिक निकाय है और ना ही संविधिक निकाय। ठीक है, देखिए दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग है। इसको जब इस शुरू में बनाया गया था तो ये तो नॉर्मल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बना दिया गया था, रिजोल्यूशन के थ्रू। इसको कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या फिर किसी लॉ के थ्रू नहीं बनाया गया था शुरू में। लेकिन 2003 में ही पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित कर दिया गया था, जिससे CVC को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया था। ठीक है, संविधिक स्टेटस उसको मिल गया था। तो ये कब हुआ है? 2003 में हुआ है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो देखिए, ये जो CVC होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, ये 4 ईयर के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये जो ऑफिस है ये 4 साल के लिए होता है और अप टू 65, और इन दोनों में से जो भी पहले पड़ जाए तो ये होता है उनका टर्म। तो दूसरा स्टेटमेंट का हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमारे पास आंसर हो जाएगा A 1 ओनली। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि निर्वाचन आयोग के विषय में कुछ स्टेटमेंट है, उनको हमें देखना है, इलेक्शन कमीशन। तो पहला स्टेटमेंट इसमें बोल रहा है कि निर्वाचन आयोग की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। फिर नेक्स्ट, सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले हो के लिए पद धारण करते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो ये जो स्टेटमेंट 62 है, ये तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। जो सेंट्रल जितनी भी ये होती है 62 ही ज्यादातर स्टेट से रिलेटेड कोई अगर बॉडी है तो उनका कार्यकाल होता है, और जो सेंटर होती है मेनली 65 ही होता है। ठीक है, अब जितनी भी ज्यादा मतलब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि सबका 65 ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मोस्टली जो बॉडीज होती है उनका 65 होता है, सेंट्रल से रिलेटेड जितनी होती हैं। तो 62 ये गलत हो गया, तो ये 65 होता है। तो इसका जो 6 ईयर है वो तो सही है, बट 65 भी गलत, तो ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो दूसरा रॉन्ग होगा तो हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड हम लगाएंगे, तो B और D को एलिमिनेट कर सकते हैं। हमारे पास बचा A और C में देखना है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है कि राष्ट्रपति जो है इनकी जो इलेक्शन कमीशन की जो स्ट्रेंथ है, पावर है, उसको डिटरमाइन करता है।
फिर तीसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद पर धारण करते हैं। ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ये काम करते चीफ इलेक्शन कमीशन। देखिए ये जो स्टेटमेंट है तीसरा, ये रॉन्ग है। देखिए अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, उसमें कोई डाउट नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमीशन है और बाकी जो मेंबर है इलेक्शन कमीशन के, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, बट उनके प्लेजर में ही ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, प्रसाद पर्यत पद पर नहीं धारण करते। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है हमारा रॉन्ग है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ए, वन ओनली। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति में का कौन सा सदस्य नहीं है। तो हमारी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसमें कुछ मेंबर होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इस जो रिकमेंडेशन देती है, जो NHRC के जो मेंबर होते हैं उनके जो एक कमेटी बनाई जाती है, जो कि इसमें जो मेंबर होंगे, जो चेयरमैन और जो मेंबर होंगे, तो उनको अपॉइंट करने के लिए जो कमिटी होती है, तो उसमें कौन कौन होता है। जैसे अभी हमने पहले देखी थी, अभी एक जो कमिटी बनाई गई थी, सबसे पहला क्वेश्चन था लोकायुक्त और उसके लिए लोकपाल के लिए। तो इसी तरह NHRC के भी जो मेंबर होते हैं, तो उनको बनाने के लिए जो कमेटी होती है उसके कौन कौन मेंबर होते हैं। तो ये हमको रट्टा मारना है, रट्टा मारने टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला तो प्रधानमंत्री रहते हैं इसमें, फिर उसके साथ साथ होम मिनिस्टर भी रहते हैं, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में, और फिर लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में। ये भी ध्यान रखना है। देखिए जो हमने लोकायुक्त वाले की बात की थी, उसमें राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं था। ठीक है, लेकिन यदि अगर NHRC की बात कर रहे हैं तो इसमें राज्यसभा का भी कंसिडरेशन लिया जाएगा, और साथ ही साथ स्पीकर ऑफ लोकसभा और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, इसमें राज्यसभा के दोनों लोग इंक्लूड हो रहे हैं, साथ ही साथ होम मिनिस्टर। तो ये हमको रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको रट्टा मार लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा सदस्य नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता भी हैं, राज्यसभा के सभापति नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि हमसे पूछा गया है कौन नहीं है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये काफी इजी सा क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी इसमें नहीं है, आप बता सकते हैं। अभी जस्ट बात हुई, जिस बॉडी की बात हो रही थी, मानवाधिकार आयोग NHRC, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। वही अगर राज्य के वित्त आयोग की बात करें, ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो कि हमें पता है 243 आर्टिकल, ये जो पंचायती राज सिस्टम है उससे रिलेटेड आर्टिकल उसके अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ यदि अगर हम लोकसभा के सचिवालय की पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट की बात करें, ये भी आता है, संवैधानिक जो है संस्था है। और केंद्र के वित्त आयोग तो हम जानते हैं 280 हमारा फेमस आर्टिकल फाइनेंस कमीशन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है विधि के शासन की। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो फीचर है वो विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है। देखिए ये जो रूल ऑफ लॉ है, इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो कि हमें याद रखने हैं। इसके मेन फीचर जैसे आप जानते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, और उसके साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी। देखिए नॉर्मल जो सिविलियन है उनकी जो राइट है, फंडामेंटल राइट हो गया, उनकी जो लिबर्टी है उसका ध्यान रखा जाता है EBL EPL के साथ साथ। और उसके बाद जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, ठीक है, कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी, तो इन सब की जो पावर है उन पे एक लिमिटेशन रहती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अथॉरिटी आ गई, अथॉरिटेरियन जो रिजीम है उसकी तरह आप नहीं कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट पावर है। आपकी पावर पे कुछ ना कुछ लिमिटेशन लगाई जाएंगी। जो विधि का शासन है, इसकी बात हो रही है, रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, ठीक है। और एक और इसका फीचर है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, गवर्नमेंट की, टुवर्ड्स पीपल, क्योंकि लोग इनको चुन रहे हैं। जो भी हमारी गवर्नमेंट बन रही है वो लोगों के द्वारा चुनी जा रही है, तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के प्रति जो कि उनको निभानी है।
तो ये बात हो गई, कुछ फीचर हमने बात की है किसकी, रूल ऑफ लॉ की। तो पहला स्टेटमेंट इसका बोल रहा है कि शक्तियों की परिसीमन बिल्कुल सही, लिमिटेशन ऑफ पावर जो कि रूल ऑफ लॉ का फीचर है, अभी हमने देखा। फिर उसके बाद विधि के समक्ष समानता, ये भी इसका फीचर है, बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट बोला है लोगों की सरकार के प्रति जिम्मेदारी, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स टू द गवर्नमेंट। देखिए ये नहीं है, क्योंकि हमने अभी बात की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल, ठीक है, तो ये उल्टा कर दिया गया है। तो इसका जो तीसरा स्टेटमेंट है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और तीसरा रॉन्ग होगा तो हमारे पास पहला सही था, दूसरा भी सही था, और चौथा स्वतंत्रता एवं नागरिक अधिकार, तो ये तो बिल्कुल ही सही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें सी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप देखिए, आपको भले पूरा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप किसी ना किसी तरह से अगर एक आध ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख जाएंगे तो हमारा आंसर सही होने की जो संभावना है वो बढ़ती जाएंगी। तो हमें ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं ये मेनली आपकी नॉलेज के साथ साथ आपके जो है एप्टीट्यूड का भी जो है चेक करता है कि आप किस तरह से अपने एप्टीट्यूड का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगा के, और थोड़ा भी आप कुछ कुछ क्वेश्चन में देखते होंगे कि आपको भले ही सारे स्टेटमेंट के आंसर ना पता हो, सारे जो ऑप्शन है, लेकिन यदि आप उसको एलिमिनेट कर पा रहे हैं एक आध ऑप्शन को, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है उस क्वेश्चन का सही आंसर निकालना। तो ये चीज हमें बस सिर्फ सीखनी है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी बात पे। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भारत का जो संविधान है इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं, जो कि सबसे पहला अगर स्टेटमेंट देखा जाए जो बोल रहा है भारत के प्रशासन से संबंधित अधिकांश भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। देखिए इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, ये जो बात बोल रहे हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ज्यादातर चीजें जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उससे बोरो किया गया है। यदि हम कुछ चीजों की बात करें तो जैसे गवर्नर हो गया, गवर्नर की जो पोस्ट है, इमरजेंसी पावर हो गई, ठीक है। आप कहेंगे इमरजेंसी पावर तो जर्मनी से लिया गया, भाई जर्मनी से तो लिया गया है, लेकिन वो जो इमरजेंसी पावर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में थी 1935 वो भी तो कहीं ना कहीं से ली गई होंगी। ऐसा तो है नहीं हम लोग ने पहली बार इजाद किया था, ब्रिटिशर्स आए थे हमारे वहां। तो ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1935 की, ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आई थी। तो इमरजेंसी पावर, गवर्नर, जुडिशरी और फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम हमारा जो प्रांतीय जो सिस्टम है वो कहाँ से आया था, ये 1935 के एक्ट से। तो ये हो गया, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। तो फिर अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे जो बोल रहा है भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देखिए राजनीतिक हिस्सा जो है, जो पॉलिटिकल इनका जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, देखिए मेनली हम लोग ब्रिटेन के अधीन थे। तो ब्रिटेन का जो सिस्टम था, जो इंडिया में जिस तरह से जो सिस्टम चल रहा था, किस तरह से जो गवर्न किया जा रहा है, वो मेनली ब्रिटिशर्स का ही कॉपीड था। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स का एक कॉपीड था तो हमारी एक तरह से हम उसी सिस्टम के आदी हो चुके थे, तो हम उसके साथ कंफर्टेबल थे। आप होता है जिन चीजों के साथ कंफर्टेबल होते हैं वही चीज आप सोचते करते रहेंगे, और जिनके साथ आप अनकंफर्टेबल होते हैं, जो आपको जिसका एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उस चीज को आप यूज करना अपनी लाइफ में लाना थोड़ा कम ही करोगे। ये नॉर्मल चीज है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ था। हमारा जो सिस्टम है वो ब्रिटेन से बहुत ज्यादा मेल जोल खाता है, क्योंकि उन्हीं के अधीन हम रहे थे। तो ये बात हो गई। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। फिर नेक्स्ट बोला है भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित दार्शनिक भाग आयरलैंड और अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो अब डायरेक्टर प्रिंसिपल की जो बात कर रहे हैं, जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, आयरलैंड और अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है। तो देखिए ये जो फिलोसॉफिकल पार्ट है ना इंडिया का, ये सिर्फ और सिर्फ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा तीसरा जैसे ही रॉन्ग होगा तो हमारे पास आंसर बचेगा केवल A, 1 and 2। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संघवाद की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है। तो पहला, भारत एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, दूसरा,
नहीं पे हमें ध्यान देना है। फिर दूसरा, केंद्र तथा सरकार राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। ठीक। फिर नेक्स्ट, संघ की इकाई को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। बिल्कुल सही है, राज्यसभा इसका एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट, यह संघबद्ध इकाइयों के बीच एक समझौते का परिणाम है। देखिए, ये आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि हमारा जो इंडिया जो बना है, ऐसा नहीं है कि स्टेट्स ने आपस में समझौता करके चलो इंडिया बनाते हैं, ऐसा नहीं किया गया है। ऐसा कहाँ पे किया गया है? यूएसए में किया गया है। ठीक है। हमारा जो इंडियन सिस्टम है, जो फेडरेशन है, वो ऐसा नहीं है। तो हमारा जो चौथा स्टेटमेंट है ये हो जाएगा। बाकी सारे सही थे, इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो डी नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, तो पहला स्टेटमेंट बोला है कि यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो बोल रहा है कि क्या कहते हैं, जो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल है, तो ये किसके द्वारा, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है। जो सेबी का एक्ट है, जो जितनी भी सिक्योरिटीज और से रिलेटेड जितनी भी कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो इसी अपीलेट में जाता है, सिक्योरिटी अपीलेट में, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में। तो पहला तो स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है, यह केवल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई और निपटान करता है। तो देखिए, दूसरा स्टेटमेंट जो है, ऐसा नहीं है। ये अगर इंडिया से रिलेटेड कोई केस है, कोई अपील आती है किसी भी, और यदि बाहर का मतलब ये जो सेबी है वो तो है ही, उसके साथ साथ जैसे अगर देख लिया जाए पीएफआरडीए है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर पेंशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, या फिर आईआरडीएआई आप जानते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर इनसे भी रिलेटेड कोई भी अपील आती है तो ये जो अपीलेट बोर्ड है, ठीक है, सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल है, वो उसको जो है कर सकता है, जज कर सकता है, उसको गवर्न कर सकता है। तो इनके पास ये अथॉरिटी है। ठीक है, ये बात हो गई एसएटी की, सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल की। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है अंचलीय या फिर क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में। तो ये जोनल काउंसिल आप जानते हैं, जोनल काउंसिल, तो उनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है जो हमें देखने हैं। तो पहला बोला है ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो फिर इसका नेक्स्ट बोल रहा है वर्तमान में 5 अंचलीय परिषदें हैं, उत्तरी, केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर परिषद की पूर्वी परिषद में विलय कर दिया गया। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, तीनों स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ गड़बड़ है। पहला तो ये जो जोनल काउंसिल है, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये एक एक्ट के थ्रू बनाई गई थी, आप जानते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट रहा है, जो हमारे इंडिया में जो अलग अलग स्टेट्स बनाई गई थी हमारी स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, तो उसी के अंतर्गत जोनल काउंसिल बनाई गई थी। हर एक इंडिया को कुछ जोन में बांटा गया था, जैसे कि नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, सेंट्रल हो गया, वेस्टर्न हो गया, ईस्टर्न जोन हो गया। ठीक है, तो इन जोन्स में बांटा गया था, और ये जो जोन थे इन सबका एक इनके साथ कुछ मेंबर सारे जोन के थे, तो वहां का जो डेवलपमेंट है वो सब ध्यान रखेंगे उस रीजन का। तो ये काम था जोनल काउंसिल का, जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत इसको बनाया गया था। और जब ये बनाया गया है तो उस वक्त इसमें 5 जो है 5 आंचलीय परिषद थे, लेकिन बाद में एक नया एक्ट जो नॉर्थ ईस्ट की जो काउंसिल है 1971 में, ये एक नया एक्ट बनाया गया, जिसके द्वारा ये जो 6वीं काउंसिल है उसको स्टैब्लिश किया गया था। तो इसी एक्ट के थ्रू नहीं, इसको नए एक्ट के थ्रू बनाया गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से हमारा जो तीनों स्टेटमेंट है, और इसमें पूछ भी रहे इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो तीनों सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
जो कि बात कर रहा है संघीय व्यवस्था एवं एकात्मक व्यवस्था से। तो आप जानते हैं संघीय व्यवस्था, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटी गवर्नमेंट। आपको मैंने इसके फीचर्स बताए हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी बताने लायक नहीं है, ठीक है। मैंने आपका जो पहला डिस्कशन आप देखेंगे तो उसमें प्रॉपर कायदे से आपको फेडरल गवर्नमेंट का, यूनिटरी गवर्नमेंट के जो फीचर हैं, जैसे कि फेडरल का मैं कुछ बता देती हूँ। डुअल गवर्नमेंट हो गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, डिवीजन ऑफ पावर हो गई, नेशनल और रीजनल पावर का जो डिवीजन है, फिर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा उसको मेनली सुप्रीम, और इंडिपेंडेंट जो हमारी न्यायपालिका है उसकी इंडिपेंडेंस की बात होती है। बाईकैमरलिज्म हो गया, बाईकैमरलिज्म यानी कि एक लोकसभा और राज्यसभा जैसी चीजें। तो ये सारा जो चीजें हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये सिर्फ रटने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसका जो पहला स्टेटमेंट बोला है, संघीय व्यवस्था के लिखित संवैधानिक संविधान होता है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में लिखित एवं अलिखित संविधान। देखिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। जो हमने अभी फेडरल उसकी बात की, फेडरल फीचर की, तो इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर का है, ना कि इसका यूनिटरी फीचर। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा। फिर उसी के साथ अगर बाकी स्टेटमेंट देखें, जो बोला संघीय व्यवस्था में अन्य संविधान होता है, और जबकि एकात्म व्यवस्था में अन्य और अथवा नम्य संविधान होता है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग हो गया। तो जब दूसरा रॉन्ग हो जाएगा तो हम देखेंगे हमारे पास क्या बचता है, 3 और 4। ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आप यहाँ पे अगर पॉज करके देख सकते हैं, ये जो हमारा फेडरल सिस्टम है, यूनिटी सिस्टम है, उसके फीचर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। फिर चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है कुछ स्टेटमेंट दिए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, यदि हम सबसे पहला स्टेटमेंट देखें, भारत के संविधान द्वारा भारत के विशाल आकार और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के कारण संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। ओके, देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है। हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही बड़ा है। बाकी अगर कुछ स्टेट्स अगर कंट्रीज देखे जाएं, तो जैसा अपनी पड़ोसी नेशंस को देख लिया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इन सब के कंपैरिजन में देखा जाए तो इंडिया बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो इंडिया जो है इतना ज्यादा बड़ा है और इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, आप अगर नॉर्थ से साउथ के बीच में देखें, इतना ज्यादा विविधता है दोनों रीजन के बीच में। तो इस वजह से हम लोग को जो भारत का जो संविधान है, ये फेडरल सिस्टम को जो है लेना पड़ा था, संघीय व्यवस्था जो है अपनानी पड़ी थी। तो ये रीजन था। तो पहला तो स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, तो ये सही है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, फेडरेशन शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है। देखिए कितनी अच्छी बात। देखिए हमारे जो इंडिया का जो हमारा पहला आर्टिकल है, उसमें इंडिया को यूनियन ऑफ द स्टेट बोला गया है, ठीक है। यूनियन वर्ड यूज किया गया है, ना कि फेडरेशन। फेडरेशन वर्ड कहीं नहीं यूज किया गया, ये चीज हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट रखा गया। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा है बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट बोला है, भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी मॉडल पर आधारित है। बस बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी इन्होंने ऐसा बोल के। मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुकी हूँ, हमारा जो संघीय व्यवस्था है वो यूएसए से प्रेरित नहीं है, बल्कि कनाडा का आप सिस्टम है उसको आप कह सकते हो, वो इंडिया की तरह है। यूएसए में क्या होता है, स्टेट ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आप इंडिया में देखेंगे हमारा सेंटर ज्यादा स्ट्रांग है स्टेट के कंपेरिजन में, ठीक। तो तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होते ही 1 2 तो हमारा बिल्कुल सही है। फिर चौथा देखें, ये बोला है छाया मंडल मंत्रिमंडल यानी कि शैडो कैबिनेट, ये एक यूनिक फीचर है। किसका फीचर है ये, ब्रिटेन का। बिल्कुल सही जवाब। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 2 एंड 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। तो पहला है, संविधान की प्रस्तावना न्यायालय के प्रवर्तनीय है। प्रस्तावना संशोधनीय है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जाना चाहिए जो उसकी मूल विशेषताओं को हटा दे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। देखिए हमारा जो ये प्रियम्बल है उसको आप जानते हैं 1973 में जो केशवानंद भारती केस आया था, उसमें बेसिक फीचर नाम की चीज का इजाद किया था हमारे
सुप्रीम कोर्ट ने, और हमारे पार्लियामेंट को पावर दे दी गई थी कि भाई साहब आपको जो अमेंड करना है, जो चेंज करना है करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बट बेसिक फीचर को अमेंडमेंट को चेंज नहीं करना चाहिए। और बेसिक फीचर में बहुत सारी चीजें ऐड की थी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, और उन बेसिक फीचर को यदि अगर चेंज करेगा हमारा पार्लियामेंट तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट है, हमारा कोर्ट है, वो हरकत में आ जाएगा। तो ये बात रही बेसिक फीचर की, और ये इसके अंतर्गत है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, बल्कि पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। फिर लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं जो बोल रहा है, प्रस्तावना को विधायिका की शक्ति का स्रोत माना जाता है। देखिए ऐसा नहीं है। ये जो हमारा जो प्रियम्बल है, इसको ये किसी को भी पावर नहीं देता है, ठीक है, कोई भी पावर नहीं डिराइव कर सकता है इसके थ्रू। ये एक नॉर्मल प्रियम्बल है, प्रस्तावना है कि इस तरह से हमारा जो देश बनेगा कैसा रहेगा। तो एक विजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का, जब वो बना रहे थे तो एक तरह से उन्होंने सोचा था कि क्या बनेगा, तो उसको छोटे से पेज में समराइज किया गया है प्रियम्बल। तो ये बात होगी प्रस्तावना की। तो इसका आंसर हो जाएगा C2 ओनली। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बात कर रहा है, ओके, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक देशीकृत यानी कि नेचुरलाइज्ड नागरिक भारत के राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने के लिए आर नहीं है। देखिए इसने क्या बात बोली है, नेचुरलाइज सिटीजन। देखिए सिटीजनशिप जो है आप जानते हैं, हमारा जो पार्ट 2 है जो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक की बात है करता है, उसमें इंडिया का जो सिटीजनशिप है उसकी मेनली बात हो रही है। तो इसमें बोल रहा है कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो कोई भी बंदा जो कि नेचुरलाइज सिटीजन है वो नहीं बन सकता। देखिए प्रेसिडेंट बनने के लिए जो भी कुछ दिए गए हैं, योग्यताएं दी गई हैं कि वो फॉलो करनी चाहिए, तो उसमें दिया है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं डिफाइन किया गया है कि वो नेचुरलाइज सिटीजन ऑफ इंडिया हो या कैसा सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है, बस सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये चीज उसमें दी गई है। तो पहले तो स्टेटमेंट ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो अपने आप ही ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, भारतीय संविधान अपने आरंभ के पश्चात नागरिकता प्राप्त करने संबंधी समस्या पर बात नहीं करता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से जो सिटीजनशिप को एक्वायर करना है, किस तरह से उसको कमेंसमेंट करना है, ये सब चीजें कुछ भी नहीं उसमें मेंशन है। ये सारी की सारी जिम्मेदारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया है पार्लियामेंट के पास है। हमारा जो पार्लियामेंट है उसके पास पूरा अधिकार है, वो जब चाहे कैसे सिटीजनशिप लेनी है, किसी की कैसे सिटीजनशिप देनी है, वो उनको दे दिया गया पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो संविधान के अंतर्गत नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का B। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं उनकी बात कर रहा है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है उसका पहला स्टेटमेंट कि भारत के गवर्नर जनरल को राज्य के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट, गवर्नर जनरल के पास किसी विधेयक को वीटो करने का अधिकार सुरक्षित था, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन भारत के राज्य सचिव का जो ये आप जानते होंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है SOS, ये कब आया था आपको पता होगा, जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद से ये एक पद दिया गया था, जो कि ब्रिटेन का जो कैबिनेट था उनसे रिलेटेड कोई बंदा था, जो कि यहाँ का जो कार्य मतलब एक तरह से यहाँ के लोगों को मॉनिटर कर रहा था, यहाँ पर जो भी सिस्टम चल रहा था। तो उस वक्त इसको इजाद किया गया था और इसको एंड कर दिया गया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो ये 1947 का एक्ट था उसने इसको एंड कर दिया था, हमें ध्यान रखना है। तो आप जब ये जो बोल रहा है कि ये वाले पद को समाप्त नहीं किया था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तीसरा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा रॉन्ग होते ही हमारे पास क्या बचा, 1 और 2 बचा। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा इसका बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा C 1 and 2। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा 70th क्वेश्चन है, जो कि बात कर रहा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार तथा कर्तव्यों के बीच सही संबंध है।
ठीक है, तो इसमें से कुछ दिए हुए हैं स्टेटमेंट। तो पहला बोल रहा है कि अधिकार कर्तव्य के साथ सहसंबद्ध है। देखिए, राइट और ड्यूटीज जो है एक दूसरे से को रिलेटेड है, पहला स्टेटमेंट। फिर दूसरा बोल रहा है जो अधिकार है व्यक्तिगत है और इसकी समाज तथा कर्तव्य से स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दूसरा बोला है ये रॉन्ग है। देखिए, आपने देखा होगा जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर कुछ राइट की बात करें, फंडामेंटल राइट जो है, जैसे कि आपका आर्टिकल 21A है, ये क्या बात करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट है उसको वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। किसको? चिल्ड्रंस को, जो कि 6 साल से 14 साल के बीच में। ठीक है, और साथ ही यदि 51A को देखा जाए, उसका ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है, इसका के पार्ट है, वो भी सेम बात करता है। उसका भी कहना है कि जो स्टेट है उसकी ड्यूटी है कि हर सिटीजन को, जो हमारा सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराया जाए, जो पेरेंट्स है किसी भी बच्चे के जो 6 से 14 साल के बीच में है, कि उस बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका प्रावधान किसमें है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो एक तरह से आप देखेंगे फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी जो है एक तरह से को रिलेटेड है। ठीक है, आपको इस वाले आर्टिकल से पता चलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 70 का ए। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से जोड़ा गया है। देखिए, जो हमारा 42वां संशोधन हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, कि भाई इतना संशोधन किया गया, इतना संशोधन किया गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका एक छोटा रूप की तरह बना दिया गया। तो जब ये बनाया गया था, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, तो डीपीएसपी में कुछ चेंजेस किए गए थे। तो आप पहले ये देख लीजिए, डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें से जिन जिन को अमेंड किया गया था, तो कौन सा था? पहला तो था 39th, जो कि बात करता है किसी भी चिल्ड्रन के हेल्दी डेवलपमेंट से रिलेटेड, इसको अमेंड करके लाया गया था। और फिर उसके बाद 39 का ए, जो कि फ्री लीगल एड की बात करता है, जो पुअर लोग हैं उनको भी जस्टिस मिल सके, उसके रिलेटेड था। तो 39 है, ये भी 42nd अमेंडमेंट से ही ऐड किया गया है। फिर उसके बाद 43 का ए, जो कि टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। देखिए, जो भी वर्कर जो काम कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो उनका जो मैनेजमेंट है, जो हायर अथॉरिटी होती है, जो कि वर्कर के वेलफेयर और बहुत सारी जो चीजें हैं उसका ध्यान रखती है, तो उसमें वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो ये बात की गई है 43 के ए में, जिसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में। फिर लास्ट 48 का ए, ये भी ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट में, जो कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की। ओके, तो ये बात हो गई जो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू डीपीएसपी आए थे। तो अब हम आसानी से अपना एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जो कि बात कर रहे हैं। पहला बोल रहा है कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, ऐसी कुछ हमने बात नहीं की। फिर नेक्स्ट बोल रहा है उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का भागीदारी, ये हमने बात की है। ये कौन सा आर्टिकल था? 43 का ए, जिसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारा जब सही हो गया तो आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमको विचार करना है, जो कि बोल रहा है कुछ कथन दिए, इसमें से कौन सा सही है। तो भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। ठीक, ये हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। फिर नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। देखिए, तीसरा तो बिल्कुल सही है। इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना हो, उनका स्प्लिट हो, अलग करना, उनका विभाजन या विलय करना, ये सारा का सारा किसके हाथ में होता है? हमारे निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है। और साथ ही साथ ये जो पहला दिया, ये पहला हमारा बिल्कुल गलत है। ये 5 मेंबर बॉडी नहीं होती है, ये 3 मेंबर बॉडी बनाई गई थी। ठीक है, 1993 में, तब से 3 मेंबर ही चली आ रही है। और ये जितने भी इलेक्शन होते हैं, ये जो जनरल इलेक्शन है, बाय इलेक्शन है, ये जो दिया है गृह मंत्रालय, जो यूनियन
होम मिनिस्ट्री है वो डिसाइड करती है इलेक्शन शेड्यूल। अब तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यूनियन मिनिस्ट्री के हाथ में कुछ नहीं है, सारा काम इलेक्शन कमिश्नर का है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा D3 ओनली। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार से भिन्न है इसकी बात कर रहा है। तो देखिए, पहला बोला है मौलिक अधिकार राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य केवल सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। देखिए, आप कहीं पर भी ये जो DPSP है ये सोशो इकोनॉमिक, ठीक है, ये जो बोल रहा है कि केवल सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, और ये जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं है। ये एक तरह से ये जो नीति निर्देशक का काम क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है किसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की जो है उसको मेंटेन करना है, और इसका सोशो पॉलिटिकल हो सकता था, ठीक है। जैसे ये बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, तो ये नहीं है। इसका जो ये स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारे पास पहला रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, जो बोल रहा है मौलिक अधिकार समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। ये जो दोनों है, चाहे फंडामेंटल राइट हो और जो DPSP है, इसमें से कुछ चीजें लोगों के वेलफेयर की बात है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के, जैसे DPSP में कुछ अगर पार्ट देखा जाए तो इंडिविजुअल की बात, और कुछ कुछ पूरी कम्युनिटी की बात कर रही है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिविजुअल के लिए बात हो रही हो। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर बचेगा ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है मूल कर्तव्यों से रिलेटेड। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए, मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला 42nd संवैधानिक संशोधन था 1976 का, इसके माध्यम से एक कर्तव्य जोड़ा गया जो भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों या प्रतिपालित को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का निर्देश। देखिए, पहले तो आपको ये, अगर स्टेटमेंट आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ये जो पहला बोल रहा है कि 42nd, ये गलत है। 86th अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। आपको अगर याद होगा, जो 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसने एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो था, जो 21A के अंतर्गत आता है, जो बच्चों को मिलता है वो, और उसके साथ ही साथ ये जो बात कर रहा है क्या कहते हैं, DPSP के अंतर्गत, और साथ ही साथ जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें ऐड किया गया था लास्ट पार्ट, जो कि एजुकेशन की बात कर रहा था, ना कि 42nd अमेंडमेंट में किया गया था। तो हमारा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, और पहला स्टेटमेंट जैसे ही रॉन्ग हो जाएगा हमें सही आंसर मिल जाएगा B2 and 3, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, आई होप। हाँ, तो ये बात कर रहा है निजता का अधिकार को जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। देखिए, आप जानते हैं हमारा ये जो निजता का अधिकार बोल रहा है, राइट टू प्राइवेसी, ये एक तरह से पार्ट है किसका, राइट टू लाइफ का, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये राइट टू लाइफ जो है, ये कौन सा पार्ट है आपको पता है, ये बहुत ही फेमस और UPSC का बहुत ही फेवरेट पार्ट है, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसी के अंतर्गत हमें राइट टू प्राइवेसी मिलता है। तो इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं कुछ, इसमें से कौन सा, किसकी बात हो रही है। तो पहले जो 14 जो आर्टिकल 14 नहीं, ये नहीं है, फिर 17 भी नहीं है, फिर आगे आर्टिकल 21, तो आप जान रहे हैं इसी के अंतर्गत इसको गारंटी दी गई है। तो हमारा आंसर 21 हो जाएगा, लास्ट ए भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C। राइट टू प्राइवेसी अंतर्गत आता है के पुट्टास्वामी जजमेंट, आप जानते हैं, जिसने हमें राइट टू प्राइवेसी दी थी, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। तो ये हमारा डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट हो गया है, थर्ड पार्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।